अच्छा, ये लॉ क्या है? गिवन बाय कुलबर्ग एंड वेच। ठीक है, मैं लिखता जा रहा हूं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the rate of a reaction is directly proportional to active mass product of active mass of reactants raised to the power their respective stoichiometric coefficients in balanced केमिकल इक्वेशन। आप सुनते जाइए बस मेरी बात, आपको कुछ नहीं करना है अभी, आप सुनते जाएं अब। ठीक है, जैसे मैंने कहा 10 मिनट बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर की क्लास होगी, फिर जो है मैं दूसरे अपने इक्विलिब्रियम वाले बच्चों को कुछ और काम दूंगा। आप देखिए उनकी क्लास जो है, मैं ऑलरेडी अगला वीडियो बना चुका हूं कनेक्टिंग, ध्यान रखिएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम वालों के लिए मैं अगला वीडियो बना चुका हूं, मैं थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा। वहां तक पहुंचाने के लिए जो है, हाँ बिल्कुल, दिस इज सेकंड क्लास ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैं एक इक्वेशन ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए ए मोल्स ऑफ ए, बी मोल, मान लो ये गैसियस है, सपोज ये गैसियस है, प्लस बी मोल्स ऑफ बी गिविंग यू C moles of C plus D moles of D। मान लो ये है कंडीशन। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि हमारा, देखो दो रिएक्शंस चल रही हैं इसमें, एक रिएक्शन फॉरवर्ड को चल रही है, एक रिएक्शन बैकवर्ड को चल रही है, जैसे लास्ट लेक्चर में मैं बता चुका था। ठीक है, तो ऐसे में जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू, इस लॉ के अकॉर्डिंग हमने लिखा, इस रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। अभी हमने एक चीज और जाननी है, सारे लोग इसको साइड में रखते हैं, अभी सबसे पहले एक्टिव मास को समझते हैं। ठीक है, एक्टिव मास सबसे पहले आपने रखना है, जो मैं बता रहा हूं वो आपने याद रखना है। बाद में बात करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम में, ज्यादा बेटर वे में एक्टिव मास को बताऊंगा। अभी क्या है एक्टिव मास, अगर यहां पर फेज क्या है और एक्टिव मास क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर फेज जो है जैसे गैस है, तो अगर गैसियस फेज है तो ऐसे में जो है
एक्टिव मास कैन बी मोलैरिटी और पार्शियल प्रेशर। ठीक है, आप जस्ट नोट करते जाएं। ठीक है, अगर ये एक्वस या सॉल्यूशन की फॉर्म में होगा तो इट इज ओनली मोलैरिटी। एंड फाइनली अगर ये प्योर लिक्विड होगा या सॉलिड होगा तो उसका एक्टिव मास 1 लिखा जाएगा। मैंने कहा आप जस्ट नोट कर रहे हैं, बाकी आई विल टेक केयर ऑफ। सबको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? थोड़ा सा स्टार्टिंग में 5-10 मिनट का ये जो डिस्टरबेंस हुआ ना, ये हिला देता है, मेरे को भी हिला देता है कि यार ठीक है, क्योंकि हम बड़े अच्छे तरीके से क्लास ऑर्गेनाइज करते हैं अदरवाइज, है ना? ठीक है, अच्छा सुनिए, क्योंकि आज 2 बैचेस क्लब हैं इसलिए जो है थोड़ा सा है, बट मैंने कहा अगले 10 मिनट में मैं सब कुछ ठीक हो रहा है। तो गैस के केस में मोलैरिटी और पार्शियल प्रेशर, एक्वस सॉल्यूशन के केस में मोलैरिटी, प्योर लिक्विड और सॉलिड्स के केस में 1। ठीक है, अच्छा अब बात पे आते हैं इसमें, ये आप नोट कर लें या स्नैपशॉट ले लें। ठीक है, अब आ रहे हैं पहले, अच्छा यहां पे आप एक पॉइंट लिख लें। पहली बात तो एक्टिव मास इज यूनिट लेस क्वांटिटी। अच्छा ये जो हमने लिखा ना, यहां सोल्यूशन लिखा है, यहां पे डाइल्यूट लिख लीजिए तो बेटर है, मैं बताऊंगा आगे चल के। ठीक है, एक्टिव मास इज यूनिट लेस क्वांटिटी। अच्छा, और दूसरी बात, एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड इन स्क्वायर ब्रैकेट। जो हमारा एक्टिव मास है उसको जो है हम स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए कैसे चलेगा ये। सो व्हाट इज देयर, यहां पर जैसे अगर हमने इस लॉ ने कहा rate of reaction is directly proportional to product of active masses of reactants raised to power their respective stoichiometric coefficients in balanced chemical equation। मान लो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये, तो ऐसे में जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जिसको हम ROF लिख लेते हैं शॉर्ट में, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए। रिएक्टेंट्स कौन से हैं फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए? रेज टू पावर ए। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो होता है जो कि रिएक्टेंट के आगे लिखा जाता है, जैसे 2 मोल ए के 3 मोल बी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, 4 मोल सी के 5 मोल डी के बना रहे हैं। सही बात है? तो ऐसे में ये जो स्मॉल एबीसीडी लिखे हैं कोएफिशिएंट्स। ठीक है, अच्छा ये इनकी मोलैरिटी है, मोलर कंसंट्रेशन है। मैंने कहा कि गैस या के केस में या तो पार्शियल प्रेशर लिखेंगे या तो जो है मोलैरिटी लिखेंगे। तो एंड बी रेज टू पावर बी, सुनते जाइए। हाँ मैंने कहा फाजी आर यू इन ओल्ड दिस ओल्ड बैच? चलो मैं बता देता हूं फिर से। मैंने कहा इस डेफिनेशन को आप देखें फाजी, इस डेफिनेशन को आप देखें कि जो किसी भी रिएक्शन का रेट है दैट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू पावर देयर कोएफिशिएंट्स। तो हमने ए और बी की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लिख लिया, एक्टिव मासेस का प्रोडक्ट लिख लिया, मोलैरिटीज का प्रोडक्ट लिख लिया और रेज टू पावर देयर कोएफिशिएंट जो कि इक्वेशन में है वो कर लिया। सही बात है फाजी, समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा अब सुनिए आगे। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर हटाना है सो वी विल से इट इज इक्वल टू KF A raised to power A and
b रेज टू पावर b। kf इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसको बोलते हैं हम रेट कांस्टेंट। इट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट। कोई भी नाम दे दीजिए। हाँ, यहां से होता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल यहीं से होता है। ठीक है, लॉ ऑफ मास सेक्शन से ही होना है। आपको थोड़ा सा डिसकंटिन्यूटी इसलिए लगी होगी क्योंकि आज क्लास स्टार्ट करने में थोड़ी सी डिस्टरबेंस हुई, इसलिए, अदरवाइज यहीं से होना है। ठीक है, चिंता मत कीजिए आप, बिल्कुल सही स्टार्ट किया हमने। ठीक है, तो अब यहां पर अगर आप देखें, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये है बेटा जी, तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या बोलेंगे हम बोलेंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, बैकवर्ड के लिए रिएक्टेंट कौन है, सी एंड डी, क्योंकि उससे ए एंड बी बन रहे हैं। तो ऐसे में सी रेज टू पावर सी एंड डी रेज टू पावर डी हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सी यस और नो? ओल्ड वाले बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है? गुड, अश्मी, नाइस नाइस नाइस, ठीक है, सो यू आर गेटिंग नाउ, ठीक है, ओके। अब सुने, तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए दिस इज प्रोपोर्शनल, इसके लिए अगर हम लगाएंगे तो नाउ इट विल बी रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, के भी लिख दिया हमने, दैट इज इक्वल टू सी रेज टू पावर सी एंड डी रेज टू पावर डी। सही बात? अच्छा, अब सुने, अब खास बात, आप जानते हैं कि व्हाट विल हैपन एट इक्विलिब्रियम। आप जानते हैं कि एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। Kb इज रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, Kf इज रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। और सुन लीजिए, मैं बता देता हूं हाउ डू वी डिफाइन दिस रेट कांस्टेंट। Kf या Kb को आप कैसे डिफाइन करोगे? इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन, अच्छा बोर्ड विजिबल नहीं आ रहा है अब कई लोगों को, अब आ गया होगा, फजीलत है ना, ठीक है। इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच कंपोनेंट इज यूनिटी। काफी लोगों को विजिबल है, तो जब ए और बी की कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाएगी तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन केएफ के बराबर हो जाएगा। वैसे ही जब सी और डी की कंसंट्रेशन 1:1 हो जाएगी मोलर, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है केबी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको स्पेसिफिक, हाँ एंजल में बता रहा हूं, ठीक है, मैं बता रहा हूं कि हमने इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कहा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है that is proportional to product of active masses of reactants raised to power their specific coefficients in balanced equation। और प्रोपोर्शनलिटी को हमने हटा के KF लिख दिया जो कि रेट कांस्टेंट है। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया KF, बाकी A और B की टर्म्स वैसी रही। ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसे ही हमने बैकवर्ड के लिए कहा, बैकवर्ड के लिए मैंने कहा कि C और D आर रिएक्टेंट्स, तो फिर मिलके जो है A एंड B बना देंगे। ठीक है, अच्छा सुनिए, जो फुल कोर्स वाले हैं वो भी थोड़ा सा कंसंट्रेट करते रहें क्योंकि दिवाली की छुट्टियां आ रही हैं। अभी एक ही क्लास हुई है इक्विलिब्रियम की, इनकी भी अगर आप पिछला वीडियो देख लेंगे ना तो आपको ये समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ लास्ट क्लास का वीडियो देखना है, तो आज का लेक्चर आप ऐसे भी पढ़ रहे हैं, एक बार फिर से देखना और आपको ये टॉपिक भी समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, सो इट विल बी बेटर। अच्छा सुनो, तो अब यहां पर KB C रेज टू पावर C एंड D रेज टू पावर D। ठीक है, अब एट इक्विलिब्रियम rate of forward reaction should be equal to rate of backward reaction।
फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है बैकवर्ड के बराबर होगा। सो ऐसे में के एफ a raised to power a and b raised to power b should be equal to kb c raised to power c and d raised to power d। भाई देखो ना, ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर होना चाहिए ना इक्विलिब्रियम पर। हमने कहा था एट इक्विलिब्रियम बोथ द रिएक्शंस बिकम इक्वल। तो अगर ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट की एक्सप्रेशन ये है और बैकवर्ड वाले की ये है, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। तो जब बराबर होंगी तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, इसी को अगर हम रीअरेंज करेंगे, अब सुनते जाइए। इसी को अगर हम रीअरेंज करेंगे, सो व्हाट वी विल गेट कि दिस के एफ अपॉन के बी शुड बी इक्वल टू, देखते जाओ, सी रेज टू पावर सी, डी रेज टू पावर डी, ए रेज टू पावर ए एंड बी रेज टू पावर बी। देखो ना, इसको इधर ले आए, के एफ अपॉन के बी इज, और इस टर्म को सारी को हम इधर ले आए, ये सारी टर्म इधर ले आए और इसको हम इधर ले आए, है ना। सो के एफ अपॉन के बी इज दिस दिस दिस, और ये जो टर्म है ना, इट इज कॉल्ड के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए, जो कि न्यू बैच बना है, आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर बराबर पेज से चल रहा है, अच्छी पेज से चल रहा है। अच्छा, मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप उससे एग्रीड हो, सुन लीजिएगा, पहले आइडिया सुन लीजिएगा। मेरे पास आइडिया क्या है कि हम एक चीज कर सकते हैं कि जैसे हम 3 दिन जो फुल कोर्स करने वाले हैं, 3 दिन पुराने कोर्स को स्टडी कराएं और 3 दिन अगला कोर्स कराएं। जैसे 3 दिन एटॉमिक स्ट्रक्चर चले, 3 दिन केमिकल इक्विलिब्रियम चले, भले ही अल्टरनेट पे चले, तो 3 दिन साहू जी पढ़ाएं, 3 दिन मैं कराऊं। ठीक है, आप मुझे आइडियाज दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है दैट विल बी बेटर। नहीं, कंफ्यूजन नहीं होगी तन्मया, कंफ्यूजन नहीं होगी। रीजन बीइंग, क्योंकि एटॉमिक तो आपने पहले भी पढ़ लिया ना एक बार, तो वो तो रिवीजन ही होगा ना एक तरह से। ठीक है, लेकिन फिर आपको यह चिंता नहीं रहेगी कि आपका आगे का कोर्स डिले हो जाएगा। आई एम जस्ट टेकिंग द आइडियाज। आप मेरे ग्रुप में जो है, आप मेरे को जो है ये बता दीजिएगा, मतलब व्हाट्सएप पे 9419245573 पे अपना आइडिया दे दीजिएगा। आई विल टॉक टू यू। ठीक है ना, 3-3 दिन करके अगर हम करेंगे, ठीक है ना, तो आप दोनों टीचर से भी पढ़ोगे, ठीक है ना, और लगातार भी रहोगे। नहीं, केमिस्ट्री के लिए एटलीस्ट जो है, ठीक है, बाकी टीचर्स अगर आप चाहते हैं वी कैन गो इन दैट मैनर, क्योंकि करना तो हमें पड़ेगा नहीं, 4 महीने में 5 महीने में सारा कोर्स। देखते हैं, नहीं तो एक टॉपिक के लिए ट्राई करेंगे, नहीं सक्सेसफुल रहा तो वापस आ जाएंगे। ठीक है, दिवाली के बाद 17th को हम फिर से ऑफलाइन स्टार्ट कर रहे हैं। ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दिस थिंग। ठीक है, ये सिर्फ आज और कल के लिए अरेंजमेंट है। ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा सुन लो अब, हाँ अब सुने बात, ये बात समझ में आ गई। अब सुने, यहां पर जो ए बी सी एंड डी है, दैट इज कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। किसकी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे? जो एबीसीडी कंपोनेंट्स है ना,
जो रिएक्शन में ABCD कंपोनेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर क्या होगी, दैट इज दिस। ठीक है, इक्विलिब्रियम पर मान लो इसके 2 मोल्स पर लीटर हैं, इसके 3 मोल्स ये। सुब्रत जी अभी तो आप देखो हमने ऑफलाइन स्टार्ट किया, कम से कम त्रिकुटा नगर में सबसे पहले अच्छे से चलने दीजिए। जैसे पलौड़ा वाले बच्चे ज्यादा हो जाएंगे त्रिकुटा नगर सेंटर में, जैसे हर क्लास में 25-30 हो जाएंगे, तो हम उनको पलौड़ा में भेज देंगे फिर जो है, ठीक है ना, ऐसे भेजते जाएंगे। फिर जो है कि पलौड़ा में क्लास लगेगी आपकी कल से, ठीक है, क्योंकि अभी कम है इसलिए हम लोग एक ही सेंटर पे अभी जो है कर रहे हैं। बट आई डोंट थिंक 15-20 दिन और फिर उसके बाद पलौड़ा भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सुनते जाएं, अब आप ध्यान दीजिए सारे लोग। अब तो आपको ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टर्म जो है समझ में आ गई, ठीक है। अब यहां पर टाइप्स ऑफ के इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। व्हाट आर दोस टाइप्स, वन इज केसी, अनदर इज केपी, ठीक है। वन इज केसी, बेटा जी एंजल जी ये कंसंट्रेशन है, ए की कंसंट्रेशन, ये बी की, ये सी की, ये डी की। जो यहां पे हमने लिखा है ये ABCD की कंसंट्रेशंस है एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अच्छा सुने, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 तरह के होते हैं, केसी एंड केपी, और दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर है यहां पर जो है एक्टिव मास इज मोलैरिटी, जबकि केपी में क्या है, एक्टिव मास इज पार्शियल प्रेशर। व्हाट इज देयर इन केपी, एक्टिव मास जो है उनका पार्शियल प्रेशर, ठीक है। इसमें मोलैरिटी है, मोलैरिटी मतलब कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन से सी आया, प्रेशर से पी आया। अब मैं बता रहा हूं, आराम से आपको बात समझ में आनी है कैसे। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, अब केसी और केपी की बात कर रहे हैं, जैसे सपोज, बस ये लास्ट पोर्शन है, इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर साहू जी आ रहे हैं, मैं आपको दूसरे अपने जो मेरे से पढ़ रहे हैं अभी उनको मैं लिंक भेज रहा हूं अपनी क्लास का फिर, ठीक है। तो हम हेडिंग लिख रहे हैं अब, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, दिस इज द लास्ट वन। तो हम एक रिएक्शन लिख लेते हैं कि फॉर द रिएक्शन A moles of A, B moles of B, giving you C moles of C and plus D moles of D। सेम ही रिएक्शन ली मैंने ऐसे। इसके लिए अगर हमने केसी लिखना है, नहीं अश्मी जी, इट माइट बी प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड, यहां पे नहीं म्यूट हो रहा है, यहां पे तो आई थिंक एवरी पर्सन इज गेटिंग ए गुड वॉइस, है ना, सबको नेटवर्क सही मिल रहा है, ठीक है। नहीं तो रिकॉर्डिंग अभी आपको 10 मिनट में बाद जो इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। हाँ मैं कर दूंगा बिल्कुल, ये कंटिन्यू रहेगा लेक्चर, आधा जो है इक्विलिब्रियम वाला, ये जैसा मैं ले रहा हूं वैसा ही, ठीक है ना। या तो ऐसा करते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए जैसा आप बोलोगे 2 मिनट बाद डिसाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा सुनिए, तो इसके लिए जो केसी लिखना है हमने, वो तो वैसे ही लिखना है जैसे के इक्विलिब्रियम लिखा था, C raised to power C, D raised to power D, A raised to power A and B raised to power B, ठीक है। जैसे पहले लिखा था वैसे, क्योंकि मोलर कंसंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी। लेकिन इसी के लिए अगर हमने केपी लिखना है
लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। केपी लिखना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी रेज टू पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी रेज टू पावर डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए रेज टू पावर ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी रेज टू पावर बी। इट इज द सेकंड वन। और सुनते रहिए अब सारे लोग, क्योंकि आप अब एक्सपर्ट हो चुके हो। एज पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी। सही बात है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, हमने पढ़ा आइडियल गैस इक्वेशन में। और सुनते जाइए, ये एन अपॉन वी क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया? मोलैरिटी हो गई। ठीक है, तो एक तरह से हमारा ये फार्मूला हो जाएगा P इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू आर टी। बोलो सही बोला कि नहीं? से यस और नो? यस। चलिए, तो अब इसके बाद हम लोग क्या कह सकते हैं कि ऐसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या हो जाएगा? मोलैरिटी ऑफ ए इंटू आर टी। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या हो जाएगा? मोलैरिटी ऑफ बी इंटू आर टी। पार्शियल प्रेशर ऑफ सी क्या हो जाएगा? सी इंटू आर टी मोलैरिटी। पार्शियल प्रेशर ऑफ डी क्या है? डी आर टी। सही बात। लेट इट बी तीसरी इक्वेशन, चौथी, पांचवी एंड छठी। ठीक है, जो क्लासेस जो है स्टार्टिंग से भी लगा रहे हैं, जो न्यू बैच है, वो ये ना समझे कि आपकी क्लासेस साहू सरी लेंगे, नहीं। अगला टॉपिक मैं पकड़ लूंगा आपके, ऐसे हम टॉपिक डिवाइड कर देंगे, बट जस्ट टू मेक यू फास्ट। ठीक है, हम जो भी प्लानिंग करेंगे आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल तक हम आपको दे देंगे कि किस टॉपिक में कितने लेक्चर्स लगेंगे। मैं आपके ग्रुप में अपलोड कर दे रहा हूं कल, जो है इस फुल कोर्स वाले में कितने कितने लेक्चर्स जो है हर एक टॉपिक को हमने दिए हैं, वो प्लान जो है मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा, कल आपके ग्रुप में आ जाएगा। सो वी कैन से फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 से 6, इन सभी क्वेश्चन को आप देखो, 2 to 6 लिख देते हैं, 2 to 6। आप देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की जगह ऐसे लिख लेंगे कि Kp इज इक्वल टू सी आर टी रेज टू पावर सी, डी आर टी रेज टू पावर डी, ए आर टी रेज टू पावर ए, बी आर टी रेज टू पावर बी। लिख सकते हैं ऐसे। अक्षर जी कुछ पूछना है? अच्छा, अब सुने, तो इसमें देखो, हमने ये जो टर्म है ना, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू आरटी, वही लिखा। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो हम लिख सकते हैं केपी इज इक्वल टू सी रेज टू पावर सी, डी रेज टू पावर डी, ए रेज टू पावर ए, बी रेज टू पावर बी इंटू आर टी रेज टू पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। बोलो समझ में आई बात की नहीं? हमने आर टी को कॉमन कर दिया तो फिर ऐसे लिख लिया, है ना, और बाकी जो ए बी सी डी है उनको ऐसे लिख लिया। और इस एक्सप्रेशन को अगर आप देखो तो ये क्या होगी? ये तो केसी है। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं, बस खत्म हो रहा है, इसमें हम लिख सकते हैं कि केपी इज इक्वल टू केसी आर टी सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। ठीक है, ये है। और ये जो टर्म, ये क्या है? इसको हम लिख लेते हैं डेल्टा एन। डेल्टा एन जी लिख दिया, गैसियस कॉम्पोनेंट लेने, दैट इज सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। हमें मान लेते हैं कि डेल्टा एन जी इज दिस, तो हम लिख सकते हैं
कि Kp इज इक्वल टू Kc RT रेज टू पावर डेल्टा एनजी, है ना। ये टर्म डेल्टा एनजी कह दिया हमने कि सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट C प्लस डी माइनस A प्लस बी, इज इट ओके। तो ऐसे जो है ये डेल्टा एनजी लिख दिया। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा एनजी। देखो यू नो Kp, यू नो Kc, R की वैल्यू 0.0821, ठीक है, हाँ बिल्कुल। एंड T इज द टेम्परेचर इन केल्विन, डेल्टा एनजी आपको मैंने अभी बता दिया। एक दो एग्जांपल से मैं आपको डेल्टा एनजी निकालना बता रहा हूं, बस बात खत्म मेरी। एग्जांपल देखो, एग्जांपल, पहला एग्जांपल, PCl5 गैस गिविंग यू PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। बोर्ड पे देखिए, इसमें डेल्टा एनजी कैसे निकलेगा? डेल्टा एनजी इज इक्वल टू, सुने, इसका कोएफिशिएंट कितना है? 1, इसका कितना है? 1, माइनस इसका कितना है? 1। तो ऐसे में डेल्टा एनजी आ गया हमारा 1। सुनते जाएं, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, N2 गैस 3H2 गैस गिविंग यू 2NH3 गैस। इसमें डेल्टा एनजी देखें, दो प्रोडक्ट का माइनस रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट कितना है? 1, और इसका कितना है? 3, तो कितना आ गया? -2 आ गया। दूसरा एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल, थर्ड, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड गिविंग यू कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लास्ट एग्जांपल देखते जाएं। तो ऐसे में आप देख रहे हो, सबको दिख रहा है, ठीक है, लेट मी सी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें गैसियस है। मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर दूं सर। डन। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इसमें गैस है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। तो ऐसे में डेल्टा एनजी आ जाएगा, इसको 1 लेंगे क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसको 0, इसको 0, 1 + 0 -0 क्योंकि ये सॉलिड है, तो डेल्टा एनजी 1 आ गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? नो इतनी सर। बात समझ में आई? जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, डेल्टा एनजी, विकास जी मैं बोल के बता रहा हूं डेल्टा एनजी क्या होता है। डेल्टा एनजी इज सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, सिर्फ गैसियस वाले, ठीक है। सुनो लास्ट वाला मैं बता रहा हूं, कैल्शियम कार्बोनेट गिविंग यू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब डेल्टा एनजी क्योंकि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट सिर्फ गैसियस वाले लेने हैं, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, इसको नहीं कंसिडर करना क्योंकि इनका, ठीक है, इनको हम नहीं कंसिडर करते हैं, सिर्फ गैसियस वाला लेना है, G फॉर गैसियस। तो 1 + 0, 1 + 0 -0, प्रोडक्ट -0, रिएक्टेंट, ठीक है। सॉलिड होगा तो उसको 0 कंसिडर करना। दिस इज हाउ, इज इट ओके? चलिए, तो अभी इसी को साहू जी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, इसी क्लास को। 2 मिनट दीजिए, मैं साहू जी को बुला के ला रहा हूं। आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग दोनों टीचर्स की इकट्ठी जाएगी, जैसे हो रही है वैसे ही चलेगी, ठीक है, तो चिंता मत कीजिए। हाँ बिल्कुल, रिकॉर्डिंग जो है आज ही अपलोड हो जाएगी। और सुनिए, जरूरी बात सुन लीजिए, जो लोग ओल्ड वाले हैं, जो मेरे से ही कंटिन्यू कर रहे हैं, उनके बैच में अभी 10 मिनट के अंदर जो है एक नया लिंक आ रहा है, जो कि इससे अगली क्लास का, जिसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल रही है। लिक्विड में 0, अगेन लिक्विड में भी 0, सॉलिड और लिक्विड में 0, ठीक है। हाँ, थर्ड क्लास, उसकी रिकॉर्डिंग अभी मैं आपको अपलोड करके दे रहा हूं, वो आपने देखनी है आज अभी। इज इट ओके? ओके, चलो डाउट्स अभी देखता हूं मैं। ओके, बस आ रहे सब
नए नए बच्चे भी हैं और पुराने पुराने बच्चे भी है ना। तो नए बच्चों को अभी क्या समझ आ रहा था, इक्विलिब्रियम करता है। ठीक है, हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम को लेके। अच्छा, किसी को कुछ नोट करना है बताओ जरा, बताओ या फिर आप नोट कर रहे हो? आई थिंक रिफ्लेक्शन मिटाओ, या ये क्या है, नोट का मतलब क्या है? नोट कर रहे हो ना, मिटा दो, एक ने बोला मिटा दो, बाकियों का क्या हिसाब किताब देखो।